हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू दिस 10 मिनट शो। आज हम कुछ और बेहतरीन लेके आए हैं। हर दिन आप लोगों को इतना प्यारे प्यारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, कुछ और नया बेहतरीन लाने का मन करता है। आज के सेशन में मैंने ये सोचा कि मैं कई बार ये सुनता रहता था कि आप लोगों को ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स और वाइस रॉयस को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो आज हम इस चीज को लेकर के आए हैं जिसमें हम इस सेशन में पूरे ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स और वाइस रॉयस को एक ही सेशन में मुश्किल से 10 से 15 मिनट में पूरा खत्म करवा देंगे। और इस पर्टिकुलर सेशन से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे तो तकरीबन 100 सवाल सिर्फ इस सेशन से आए होंगे, जो 10 से 12 मिनट का मैं अभी लेने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। सारे ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स और वाइस रॉयस को हम देखेंगे और उनके सारे काम जो इंपॉर्टेंट है वो सारे देखिएगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहां पर इस टाइप के सारे वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस और प्लस ये वाइस रॉय, कर्जन, माउंटबेटन जैसे सारे लोग। सबसे पहले आ रहे हैं, देखिए वॉरेन हेस्टिंग। ये पहले गवर्नर जनरल है। 1772 से लेकर के 1785 तक इनका कार्यकाल रहा था। ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे। सबसे पहले 1772 में इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। और इन्होंने ही क्या किया था, ये इनके टाइम पर रेगुलेटिंग एक्ट पास करी गई थी। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था और रेगुलेटिंग एक्ट पास हुई थी। साथ ही साथ इन्हीं के टाइम पर पिट्स इंडिया एक्ट भी यहां पर पास हुई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट ये दोनों इनके कार्यकाल में आई हैं। इसके बाद में इनका कार्यकाल खत्म कब हुआ? 1785 में, माने 13 साल के लिए ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर हम देख लें लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके बाद कौन आए? कॉर्नवालिस, जो 1786 से 1793 तक की आए हैं। 7 साल का तकरीबन कार्यकाल रहा है। अब देखिएगा इनके कार्यकाल में क्या हुआ? थर्ड मैसूर वॉर हुआ था। इसके बाद क्या हुआ? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लेकर के आए थे। ये कॉर्नवालिस कोड लेके आए थे और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लेके आए थे। ये देखिए, ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लेके आए थे और साथ ही ये सिविल सर्विसेज लेकर के आए थे भारत में। इसीलिए इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया बोला जाता है। अगर कोई पूछेगा एग्जामिनर कि बताइए फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कौन है, तो आप आंसर में क्या कहेंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, बताइए इनका पूरा नाम क्या था, ये बताइएगा। तो इनसे सबसे दो मुख्य प्रश्न बनते हैं। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कौन लेके आया? ये लेके आए आपके कॉर्नवालिस लेके आए 1793 में। और फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कौन है? ये हो गए। कॉर्नवालिस कोड भी इन्होंने इंप्लीमेंट किया था। कॉर्नवालिस कोड का मतलब यह था, पहले एक ही आदमी जज भी होता था, रेवेन्यू कलेक्टर भी होता था, सब कुछ होता था। इन्होंने ड्यूटीज अलग अलग कर दी कि भाई देखिए ऐसा है, जज जो होगा, जज की पावर अलग होगी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर, रेवेन्यू कलेक्शन के सारे राइट्स उसके होंगे। तो पावर्स को अलग अलग बांट दिया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं हम वेलेस्ली की बात करते हैं। वेलेस्ली को देखिए मैंने क्या लिखा है? द एक्सपेंशनिस्ट, मतलब जिसने एम्पायर को एक्सपैंड किया था। ये देखिए, तो इन्होंने क्या किया? सब्सिडरी अलायंस लेकर के आए थे 1798 में। तो एग्जामिनर पूछता है कि बताइए कौन लेकर के आया था सब्सिडरी अलायंस, या फिर कब आई थी? दोनों ही आंसर यहां लिखे हैं। लॉर्ड वेलेस्ली लेकर के आए थे, 1798 में लेके आए थे। इसके तहत क्या हो रहा था? कई सारे राज्यों को इन्होंने अपने अधीन कर लिया था और अपनी सेना वहां पर टिकाते थे। तो सब्सिडियरी अलायंस कौन लेके आया? लॉर्ड वेलेस्ली। फिर बात करते हैं सबसे पहले किसने साइन करा था? हैदराबाद ने सबसे पहले साइन किया है 1798 में। फिर बात करेंगे और किसने किसने साइन किया है, तो मैसूर ने 1799 में, तंजौर ने, अवध में, ये एग्जाम में इस साल का सवाल है, अवध ने कब साइन किया? 1801 में, और पेशवा ने आखिरी में 1802 में साइन किया है। तो ये आ जाता है किसका? लॉर्ड वेलेस्ली का। फिर हम देखते हैं, ये क्या हो गया? सब्सिडियरी अलायंस लेके आए थे। फिर हम देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग की बात करते हैं। हेस्टिंग के टाइम पर क्या हुआ है? यहां पर आता है रेओतवारी सिस्टम। तो रेओतवारी सिस्टम कौन लाया? लॉर्ड हेस्टिंग लेकर के आए। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कौन लेके आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। हेस्टिंग कौन लेकर के आए? हेस्टिंग रेओतवारी सिस्टम लेकर के आए। फिर देखते हैं यहां पर और आगे आता है, फिर आता है विलियम बेंटिक ने क्या किया था। इनके नाम के आगे देखिए क्या लिखा है? सोशल रिफॉर्मर, मतलब इन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया। यानी क्या किया? सबसे पहला काम इन्होंने सती प्रथा को एबॉलिश करा था 1829 में। तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को एबॉलिश किया, बहुत अच्छा काम किया। और फिर क्या हुआ? इंग्लिश एजुकेशन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और क्या किया? क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे काम करे, इन्होंने सती प्रथा को बंद किया, तो इनको प्रमोशन मिला। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से ये बन गए अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बने हैं? 1833 में। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इनकी बात करेंगे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? ये हमने फर्स्ट वाला जो हमने पढ़ा, वॉरेन हेस्टिंग। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? विलियम बेंटिक। बंगाल की बात करेंगे, वॉरेन हेस्टिंग। इंडिया की बात करेंगे, विलियम बेंटिक, 1833 में। फिर और आगे आते हैं लॉर्ड डलहौजी। इनके नाम के आगे देखिए मैंने क्या लिखा है? मॉडर्नाइजर।
माने इन्होंने भारत में रेलवे लाइन चलवाई, साथ ही साथ क्या किया, इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेकर के आए। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत क्या था, ये जिन भी लोगों के, जिन भी राजाओं की बायोलॉजिकल संतानें नहीं होती थी, उनसे उनके साम्राज्य हड़प लिए जाते थे कि आप अपना साम्राज्य नहीं चला सकते क्योंकि आपकी कोई अपनी खुद की संतान नहीं है, आपने संतान एडॉप्ट करी हुई है। उसी को बोलते थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसके बाद इन्होंने क्या किया, रेलवे लाइन की शुरुआत करी 1853 में। इस साल प्रश्न पूछा गया था, ईयर बताइए कब रेलवे की शुरुआत करी थी डलहौजी ने, 1853 में, और टेलीग्राफ लाइंस की शुरुआत करी 1851 में। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में ये 3 प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कब लाए, 1848 में, रेलवेज कब आए 1853 में, और टेलीग्राफ 1851 में। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपके लिए, पहली रेलवे लाइन कहां से कहां तक चलाई गई थी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। फिर आगे आते हैं, फिर देखिएगा लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे। यहां ट्रांजिशन ऑफ पावर हो रही थी, माने ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को यानी रानी को सारी पावर जा रही थी। तो अब जो है ये आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ये जो है 1856 लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने ये, और इसके बाद इनको वाइसरॉय बना दिया गया। और इन्हीं के साथ, इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ, जो हमारे देश में 1857 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया था ना, तो 1857 का इंडियन रिवोल्ट जो है वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। इस रिवोल्ट के बाद इनको बना दिया गया, पहला वाइसरॉय बना दिया गया, ठीक। 1858 में इनको वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो ये आखिरी गवर्नर जनरल थे और पहले वाइसरॉय थे। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। सब याद हो रहा है ना, बढ़िया से, आ जाओ आगे। फिर देखते हैं यहां पर लॉर्ड मेयो ने क्या किया है, स्टैटिस्टिशियन थे, इन्होंने स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो आज भी है उसकी स्थापना इन्होंने कराई थी। इनको नंबर्स का, रिपोर्ट्स का, आंकड़ों का बहुत शौक था, तो इसके लिए इन्होंने स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इन्होंने गठन किया था। और यही वो आदमी है जिनको क्या करा गया था, असैसिनेट कर दिया गया था। प्रश्न पूछता है कि बताओ वो कौन वाइसरॉय है जिसका भारत में हत्या कर दी गई थी, तो ये है लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। एक अफगान व्यक्ति था शेर अली अफरीदी। तो शेर अली अफरीदी अंडमान निकोबार की जेल में बंद था। ये गए थे वहां पर अंडमान निकोबार की जेल को विजिट करने। तो जब ये विजिट कर रहे थे तो उसने किचन नाइफ से इनको 2-3 बार इनको चाकू मार दिया था। जब तक इनको इनके शिप में ले जाया जाता उपचार के लिए, तब तक इन्होंने दम तोड़ दिया। तो ये इनको असैसिनेट करा गया था। शेर अली अफरीदी एक इंडियन था और एक अफगान से आया हुआ इंडियन था, तो उसने इनको असैसिनेट करा था, लॉर्ड मेयो को। द वाइसरॉय who was executed in India या फिर assassinated in India, ये प्रश्न पूछता है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी गठन किया था, जिससे बाद में सेंसस करवाया गया। फिर आगे आते हैं, लॉर्ड लिटन की बात करेंगे। लिटन के टाइम पे देखिए क्या भुखमरी आ रखी है, फेमाइन आ गया था। लिटर माने कचरा होता है ना, तो बिल्कुल कचरे वाला काम किया था इन्होंने। तो इनके टाइम पे फेमाइन आई हुई थी। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने ये सिविल सर्विसेज इंडियंस के लिए भी इन्होंने ओपन करी, जिसका मतलब ये था कि अब जो लॉयल इंडियंस हुआ करते थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स की खूब ज्यादा चापलूसी करते थे, उनको ये अपॉइंट करा करते थे सिविल सर्विसेज में। इसी के साथ साथ वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लेकर के आए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर पूछता है बताओ वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कौन से ईयर में आया, 1878। कौन लेके आया, लिटन लेकर के आया। इसके तहत क्या होता था, आप ब्रिटिशर्स की बुराई कर ही नहीं सकते थे, यानी जो भी हिंदी, मराठी, मतलब जो भी इंडियन लैंग्वेजेस होती हैं, अगर आप इनमें कोई भी अखबार छापते हैं और उसमें अगर आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई भी बात लिखते हैं, तो ब्रिटिश सरकार आकर के आपका प्रेस पूरा जब्त कर लेगी, प्रेस की बिजली काट देगी, सारे अखबार जब्त कर लेगी और आपका लाइसेंस कैंसिल कर देगी। तो अगर आप कुछ भी अगर ब्रिटिश सरकार के लिए लिख रहे हैं, तो आपको पहले ब्रिटिशर्स से परमिशन चाहिए होती थी। ये थी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसको कि अगले वाइसरॉय आने वाले हैं वो हटा देंगे। तो लगाई किसने, लिटन ने हटाई, लगाई 1778 में। हटाई किसने, रिपन ने हटाई। इनको रिफॉर्मर बोलते हैं, ये हैं लिबरल रिफॉर्मर। तो इन्होंने यानी कि रिपन ने इस एक्ट को हटा दिया था। देखिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को हटा दिया। फिर इसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, माने रिपन का कहना था गांव गांव में भी अपनी अपनी सरकारें होनी चाहिए, तो इन्हीं को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बोलते हैं। ये भी एग्जाम में प्रश्न आता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। फिर देखिएगा इन्हीं के टाइम पे एक और चीज हुई, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। एग्जामिनर पूछता है कि बताओ ये कौन किसके टाइम पर हुआ था, ये रिपन के टाइम पे हुआ था, 1880 से 1884। कहानी क्या थी यहां पर, कहानी ये थी कि इन्होंने बोला कि देखो जो इंडियन जजेस हैं, अगर यूरोपियन क्रिमिनल्स हैं
तो इंडियन जजेस जो हैं वो भी फैसला सुना सकते हैं यूरोपियन क्रिमिनल्स के ऊपर। यूरोपियन क्रिमिनल का खून खोल गया इस बात के ऊपर कि हमारे जैसे श्वेत लोग, जो हम इतने ऊंचे लोग हैं, हमारे ऊपर ये इंडियंस जो इतने नीचे हैं, ये हमारे ऊपर फैसला सुनाएंगे। तो बड़ा हाहाकार मच गया था और अंततः ये बिल वापस लेना पड़ा था इनको। ठीक है, तो रिपन ने काफी अच्छा काम किया, रिपन बहुत अच्छे माने जाते हैं। फिर बात करते हैं लॉर्ड डफरिन। डफरिन के टाइम पे क्या था, इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का बर्थ हुआ था। और ये जरूर बताइएगा ये पूरी पीपीटी कैसी लगी आपको। हमने थोड़े चेंजेस करे हैं, थोड़ा और कोशिश करी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रह पाए दिमाग के अंदर, तो और इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश करी है। नीचे कमेंट में लग के जरूर बताइएगा कैसा रहा पूरा। ठीक है, आइए, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की गठन कब हुआ है? डफरिन ने करा था 1885, मतलब इनके कार्यकाल में हुआ था 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। और पॉलिटिकल अवेकनिंग हो रही थी, पूरा देश में जागृति आ रही थी नेशनलिज्म को लेकर के, तो ये कहानी आई है। अच्छा, फिर वाइसरॉय अब आते हैं इसके बाद वाले। यहां पर क्या हुआ, कर्जन कौन था? कर्जन के टाइम पर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है। देखो सारे मेन इवेंट्स हैं, तो कर्जन के टाइम पर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है 1905 में। इसके बाद क्या हुआ है, देन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो एएसआई है ना, कर्जन को बहुत इंटरेस्ट था भारत की हिस्ट्री जानने में, तो कर्जन ने ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन करवाया था। बताओ, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का गठन किसने करवाया था? ये करवाया था मेयो ने, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका गठन किसने करवाया? ये आ जाएंगे, कर्जन ने करवाया। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में इन्हीं के दौरान हुआ था। फिर इसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो। तो मिंटो के टाइम पे क्या हुआ था? मिंटो के टाइम पे एक तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, ठीक है, एक तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। और क्या हुआ था, स्वदेशी जो मूवमेंट था वो बहुत इसने जोर पकड़ा था। 1905 से 1910 के बीच में, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद से स्वदेशी शुरू हो गया था, तो स्वदेशी मूवमेंट ने बहुत जोर पकड़ा था। और क्या हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग जब फॉर्म हुई है, बांग्लादेश में फॉर्म हुई थी मुस्लिम लीग, तब भी मिंटो ही वाइसरॉय थे भारत के। आइए और आगे बढ़ते हैं। फिर लॉर्ड हार्डिंग की बात करते हैं, 1910 से लेकर 16 तक रहे हैं। इनके में कैपिटल शिफ्ट हुई। एग्जामिनर पूछता है बताओ वो कौन सा व्यक्ति है जिसके कार्यकाल में कैपिटल को शिफ्ट किया गया है? तो कैपिटल को पूरा शिफ्ट करा गया था, और इस कैपिटल को कहां? 1911 में शिफ्ट करा गया था, कलकत्ता से दिल्ली लेके जाया गया था, नई कैपिटल बनी थी। इन्हीं के टाइम पर वर्ल्ड वॉर भी हुआ है। कौन सा? वर्ल्ड वॉर 1 भी इन्हीं के टाइम पर हुआ है, 1914 से 16 के बीच में ये वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है। हार्डिंग के टाइम पर वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है। फिर और आगे आते हैं, लॉर्ड केम्सफोर्ड की बात करते हैं। केम्सफोर्ड के टाइम पर क्या हुआ है? पहला मॉन्टेक केम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में आया। इसमें क्या था, और ज्यादा सेपरेट इलेक्टोरेट्स सब अलग अलग लोगों के लिए ला दिए गए थे, यूरोपियंस और इन सब के लिए ला दिए गए थे। इसके बाद क्या हुआ था, जलियांवाला बाग भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। इसी के साथ साथ सत्याग्रह मूवमेंट जो 1917, माने गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह हो गया, गांधी जी का सबसे पहला वाला जो सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल एसोसिएशन वाला, तो ये सब कुछ किसके कार्यकाल में? गांधी जी के सारे जो मेन सत्याग्रह हैं, शुरुआत किसके टाइम पे हुई है? सब केम्सफोर्ड के टाइम पर। जलियांवाला बाग केम्सफोर्ड के टाइम पर। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा, लॉर्ड इरविन की बात कर रहे हैं, तो इरविन के टाइम पर क्या हुआ है? गांधी जी से नेगोशिएशन, माने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ है, 1931 में साइन हुआ था। इसके बाद गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए थे। उसके पहले गांधी जी ने मना कर दिया था, मैं नहीं लूंगा किसी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इस पैक्ट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया था गांधी जी ने, और इसके बाद गए थे वो लंदन उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने। और क्या हुआ है, इन्हीं के टाइम पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई है, जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया। फिर देखिएगा आता है लॉर्ड वेलिंगटन। इनके टाइम पर क्या हुआ है? लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पर जो एक तो यहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। देखिए, इरविन के टाइम पर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई, इधर आ गई, और उसके बाद उसी टाइम पर वाइसरॉय यहां बदल गए थे, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 2 लोग आएंगे। इरविन ने साइन करवाया, उनका काम खत्म, ब्रिटिश सरकार ने बोला तुम वापस आ जाओ, अब हम दूसरा आदमी वहां वाइसरॉय भेज रहे हैं। तो इनके बाद इरविन के बाद वेलिंगटन को भेजा, तो इसीलिए वेलिंगटन के टाइम पे हम लिखते हैं सेकंड और थर्ड वाली वेलिंगटन के टाइम पे हुई। इरविन में फर्स्ट और सेकंड वाली इरविन पे, सेकंड और थर्ड वाली वेलिंगटन पे, सेकंड के बीच में चेंज हुए थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट जिसके ऊपर हमारा पूरा संविधान बेस्ड है, वो इन्हीं के टाइम पर पास हुआ था, वेलिंगटन के टाइम पर। ठीक है, और क्या हुआ था? प्रोविंशियल इलेक्शंस, माने 1935 के बाद में जो भारत में अलग अलग प्रोविंस थी, जैसे उत्तर प्रदेश भी एक प्रोविंस हुआ करता था, यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, एक मैसूर प्रोविंस हुआ करता था, मद्रास प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, यहां सब इलेक्शन होना शुरू हो गए। ये सब वेलिंगटन के टाइम, मतलब अच्छा काम, वेल काम हो रहा था, अच्छा काम हो रहा था, ये सब हुआ यहां पर। फिर देखिएगा, वेवल की बात करते हैं, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में एग्जामिनर पूछता है बताओ कौन, सेकंड वर्ल्ड वॉर में कौन था वो व्यक्ति जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर था? तो वेवल थे। फर्स्ट वाले में कौन थे? हार्डिंग। सेकंड वाले में कौन थे? वेवल। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है ये इनके कार्यकाल में हुआ, और फिर जो
कैबिनेट मिशन आया, फिर हमारे वहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई, ये सब इनके कार्यकाल में हुआ है। और फिर आखिरी में क्या हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन, ये इनके टाइम पर ट्रांजिशन ऑफ पावर चल रहा था, माने ब्रिटिश सरकार हमको पावर सौंप रही थी, और इसके बाद फिर इंडिया वाइसरॉय, पहले इंडियन वाइसरॉय कौन बने, ये बने सी राजगोपालाचारी, लास्ट और ओनली, इनफैक्ट ये वाइसरॉय क्या, इनको गवर्नर जनरल बोला गया था, ये आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। तो ये हमारे पास में पूरी कहानी आ जाती है कि सारे गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉय का सब कुछ इंपॉर्टेंट। कैसा लगा आपको ये जरूर बताइएगा, बहुत मेहनत से हमने इस पीपीटी को बनाया है, कोशिश करिए हर चीज आपको याद रहे। ये पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, नीचे कमेंट नीचे दिया हुआ है मेरा टेलीग्राम। और अगर आपको लाइव पढ़ना हो ना हमसे, तो डेली सुबह 10 बजे आया करिए, डेली सुबह 10 बजे हमारा लाइव सेशन होता है, बहुत मजा आती है उसमें भी, तो उसमें आया करिए। और ये सेशन कैसा लगा जरूर बताना। और एक छोटी सी चीज है यार, अगर हम लोग इस कमेंट सेक्शन, इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे 300 कमेंट्स तक हम लोग पहुंचे, तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे पता चलेगा कि सच में आपको अच्छा लगा है। और ये पूरी जो ये पीपीटी है ना, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। और फिर से कहता हूं, अगर हम लोग 300 कमेंट्स तक पहुंचे ना इस वीडियो के नीचे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और ऐसे ही मैं, और आप लोग अपने अपने टॉपिक भी रिक्वेस्ट करिए, आपको जिसके ऊपर लगता है कि हम ऐसा सेशन बनाए, 10 मिनट सेशन, आप बताइए, हम उसके ऊपर जरूर क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।